हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारी 8th क्लास है और एसएसटी में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 है आपका पॉलिटिकल साइंस में कानून की समझ के विषय में हम लोग आज अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं। और हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि कानून की समझ का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या उसके मीनिंग है और हम किसको कहेंगे कि हमें किन चीजों में कानून की समझ होनी चाहिए। देखिए, आप लोग अभी इस अवस्था में है कि आपको भारतीय संविधान के विषय में, अपने कानून के विषय में और अपने राइट्स के विषय में जो आपके अधिकार हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग एक अपने कानून के प्रति जो अपनी समझ है हम उसको विकसित करें कि हमको क्या चीज आपका सही है, क्या गलत है, हमारे विधि के अनुसार इस चीजों पर हम लोग आपकी बात कर सके। क्लियर है? अगर कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर कोई अपना सजेशन देना चाहता है, किसी चैप्टर से कोई आपका विशेष आपका प्रश्न उत्तर करना चाहता है, तो अगर कोई भी आपका ऐसा सुझाव हो तो आप लोग चैट के माध्यम से कोई भी बच्चा और किसी भी स्कूल से अपना सुझाव मुझ तक भेज सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे को आपका सुझाव मिले। और जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल कुछ आपको प्रश्न करने हैं, आपको हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर कराऊं, या फिर आपका जो एक प्रॉपर जो मेरा अपना सीक्वेंस लाया है मैं वही सीक्वेंस को आपका फॉलो कर, तो आप मुझे चैट के माध्यम से आप अपना सजेशन को, अपनी क्वेरी को मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ये रहा हमारा जो आपका चैप्टर है वो हमारे समक्ष है और इस चैप्टर के जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग लेकर चलेंगे और सारी चीजों को आपका पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा, आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, कह रहे कुछ ऐसे नियम होंगे, शायद आपको शादी की उम्र या सीमा या मतदान का अधिकार सीमा का पता होगा कि भारत सरकार ने कुछ अभी बदलाव किए हैं। देखिए, पहले बदलाव में क्या था मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुरुष था, जो मेल था, उसकी शादी की उम्र रखी थी 21 साल और जो आपकी फीमेल थी उसकी रखी थी 18 साल। लेकिन इसको अब बदल दिया है भारत सरकार ने, 18 से कर दी गई है 21। यानी कि अब पहले जो शादी हम महिलाओं की, जो हमारी लड़कियां थी उनकी 18 साल में करते थे, अब उनको भी हम कहां कर दिया कानून तौर पर, उसको भी 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों की एज क्या कर दी गई है 21 साल। और आपको पता है वोट देने के लिए हमने वयस्क मताधिकार पर जो बात करी है, हमने से माना है कि जो भारत में रहने वाला लड़का या लड़की, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, कितनी 18 वर्ष हो गई है, वो क्या कर सकता है, अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी कि वो अपना वोट गिर सकता है। इससे कम आयु वाले जो व्यक्ति होंगे या फिर जो भी पुरुष या आपकी महिला होगी, वो उसको क्या नहीं होगा, उसको वोट गिरने का राइट्स नहीं है, क्योंकि उसको वयस्क नहीं माना जाता। 18 साल की आयु जब आपकी हो जाएगी तब आपका क्या होगा, एक मतदान सूची में आपका नाम आएगा और मतदान सूची के साथ आपका कार्ड बनेगा जिसको बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, और उसी के आधार पर आप सूचीबद्ध हो जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने नेताओं को चुनने के लिए आप वयस्क हैं, आप उनको वोट देंगे। तो दो चीज ही मैंने आपको बता दी है। रैंडम इधर तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है ना। चलिए, जिनको नहीं पता है वो भी एक बार इसमें ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं और आप इनको समझ सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संभव है कि आप संपत्ति को खरीद बेचने के लिए कानून भी जानते होंगे। अगर कोई संपत्ति आपको लेनी है, कोई आपको बेचनी है, तो उसमें भी कानून होता है। देखिए, अगर आपको कोई जमीन लेनी पड़ेगी, आपको कोई बस, ट्रैक्टर, ट्रक, आपने कुछ भी चीज ली है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, आरटीओ में। जानते हो नहीं जानते हो? इस तरह से अभी तक आप जान चुके होंगे कि कानून बनाने का जिम्मा संसद के पास होता है, और जितना भी कानून बनता है उसे कौन बनाती है बच्चों, आपका ध्यान रखना है, जो आपकी क्या होती है, संसद। संसद क्या है, कानून बनाने की शीर्षतम यानी कि उच्चतम संस्था है संसद। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संसद कितने हिस्सों से मिलकर बनी होती है, हम उसको भी जानेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर अपनी संसद बनती है। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे इतने कानून होते हैं अधिकतर
कौन बनाती है? आपकी संसद। ठीक। और ऐसे ही अगर राज्य में कुछ कानून बनते हैं तो जो आपकी विधान परिषद होती है, आपकी विधानसभा होती है, ध्यान देना है, क्या होती है? विधानसभा। ये क्या होती है? ये आपका राज्य के लिए कुछ कानून बनाती है। किसके लिए? जो आपका राज्य है उनके लिए क्या करती है? आपका कानून बनाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसको देखिए, इन सबको ध्यान रखना है और इन सबको हमको एक एक करके आपका जानना है। चलिए आगे देखिए, क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? कह रहे जो संसद ने आपके कानून बना दिए हैं, क्या वो कानून सब पर लागू होंगे? नए कानून किस तरह से अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद हो जाता है? यानी कि अलोकप्रिय का मतलब संसद ने कोई कानून बनाया और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, कि कह दिए नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और ये हमारे नुकसानदायक है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी, आंदोलन जैसे हो जाए। तो इस तरह की चीजें, नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा लगा कि आपके लिए सही नहीं है, सरकार ने बना दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी क्या कंडीशंस है या क्या चीज है आपके सामने? तो उन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सुनो। अब क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। कह रहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसके लड़कों को क्या करा, एक कोर्ट ने आपके 10 साल की सजा सुना दी। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। कह रहे कि उसे भाग जाए उसके लिए क्या करता है? मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उसी सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है या उसके बेटे को केवल इसी कानून से माफी मिल जानी चाहिए थी कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर था? अब ये प्रश्न थोड़ा इसमें एक बार आप लोग देख लेना। चलिए सीधा हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान देना है, यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन मामला है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को या अपने कोई जान पहचान रिश्तेदार को कानून में जो चीजें लिखी है उसके विरुद्ध कोई काम करता है, कोई उल्लंघन करता है। अब जैसे कि कोर्ट ने उस लड़के को 10 साल की सजा सुनाई थी, उसने उसको छोड़ दिया, उसको निकाल दिया, तो क्या माना गया? कानून का उल्लंघन। ठीक है, यानी कि आपने कानून का पालन नहीं किया। जैसा कि आप इकाई में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात की पूरी तरह सहमति थी। कह रहे जो आपके हमारे राष्ट्रवादी थे, यानी कि जिन लोगों ने संविधान को बनाया, कानून को बनाया, उसकी हम लोग आपका बात कर रहे थे। वो क्या थे? पूरे आपके राष्ट्रवादी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश न रहे। यानी कि जब हमारा स्वतंत्र भारत होगा, ये तब की बात करें जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो कोई भी व्यक्ति अपना मनमाना रुख यानी कि जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकता, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए उन्हें संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। और कह रहे कि बहुत सारे ऐसे कानून जोड़े जो शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के नजर में बराबर हैं। कि जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसकी नजर में जो कानून है वो आपका क्या है? सभी आपके बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, हमारा कानून धर्म, ध्यान दीजिए, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। यानी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा आपका प्रोविजन नहीं है कि आप किसी खास धर्म के हैं, आप किसी खास जाति के हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो आपको ये प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू है। यानी कि देश के जो सभी नागरिक हैं उनका जो कानून है समान रूप से लागू है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है,
चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, कोई धन्ना सेठ हो, या यहां तक कि राष्ट्रपति क्यों ना हो। यानी कि राष्ट्रपति, कोई सरकारी अधिकारी कोई नहीं है, सबसे ऊपर है हमारा कानून। ठीक है, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। आपने अगर कोई अपराध किया है, आपने कोई चोरी की है, आपने किसी को डराया है, धमकाया है, आपने लूटमार करी है, या किसी के साथ आपने धोखाधड़ी करी है, तो उसके लिए भी आपको क्या है, एक निश्चित सजा उल्लेखित की गई है। ठीक है, सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है। अब देखिए, आपको सजा कैसे मिलेगी उसकी भी एक आपकी निश्चित प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि अगर किसी में, आपके गांव में किसी ने बाप का चोरी करी, गांव के लोगों ने उसको पकड़ा, मारा पीटा, 2000 रुपए जुर्माना लगाया, छोड़ दिया, नहीं। हमारे यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है, आपका पूरा प्रोसीजर है। किसी व्यक्ति ने आपकी चोरी की है, जिसके घर में है, उसको आपका प्राथमिक रिपोर्ट जो होती है वो आपकी दर्ज करानी होती है। पुलिस उसकी चेकिंग बैलेंस करती है, फिर जो अपराधी होता है उसको पकड़ती है, पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करती है, और अदालत उस पर कानून देखता है कि इसने क्या क्या जुर्म किए, कौन सी धारा के तहत, और कितने साल की सजा होनी चाहिए। इस तरह से किसी व्यक्ति को क्या मिलती है, आपकी सजा मिलती है। एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरी प्रक्रिया है इस तरह की चीजों में। अब देखिए, जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं, तो आपका भी एक पूरा प्रोसीजर है, आपकी एक प्रक्रिया है। आपका सेशन शुरू होता है, आपका सत्र, फिर आपके सारे सब्जेक्टों की आपकी पढ़ाई होती है, बीच बीच में टेस्ट होते हैं, हर 6 महीने में आपकी परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक के बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। वार्षिक परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको अगली क्लास में आपका एंटर कराया जाता है। जो लोग नहीं होते वो लोग फेल हो जाते हैं, दोबारा आपको उसी क्लास को पढ़ते हैं। तो इस तरह की सारी प्रक्रिया है ना, और जिस प्रक्रिया से आप लोग क्या करते हैं, होकर गुजरते हैं कि आपका महीने में आपका टेस्ट होगा, काम पूरा होंगे, सारे टीचर आपको चेक करेंगे, इस तरह से चीजें होती हैं। क्योंकि हर जगह एक प्रोसीजर, एक कानून को फॉलो किया गया है, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। और देखते हैं कि अपराध देखते हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? कह रहे हमेशा के मतलब क्या, अब तो ये हमारे यहाँ संविधान है, इस समय था क्या? आपके पुराने समय में, प्राचीन समय में भी क्या आपकी इस प्रकार की व्यवस्था थी? प्राचीन समय में असंख्यक स्थानीय कानून थे। कह रहे पुराने समय में बहुत सारे लॉज थे, बहुत सारे कानून थे, उनका पता ही नहीं कितने थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू थे, यानी कि एक तरह के मामले में और बहुत सारे स्थानीय कानून लागू थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। यानी कि किसको कौन सा कानून लागू करना है, अपने क्षेत्र में कैसे मानना, उसके लिए फ्री थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। देखिए, जाति के आधार पर मान लीजिए, अगर किसी ने चोरी करी है तो शायद ब्राह्मण को आपका चोरी की सजा मान लीजिए बहुत कम हो, वैश्य को उससे ज्यादा हो, क्षत्रिय को उससे ज्यादा हो, शूद्र को और बहुत ज्यादा हो। यानी कि सजा का प्रावधान प्राचीन समय में जाति के आधार पर था। कैसा था? जाति यानी कि वर्ण आदि के आधार पर क्या था आपका प्रावधान था। जैसा निचली अदालत, यानी कि आप ही समझिए कि जो आपकी निचली, जो आपकी जातियां माने जाती थी, उन पर जो अपराधी को ज्यादा सजा आपका दी जाती थी। यानी कि जो आपकी नीची जाति के लोग थे उन पर अपराध की सजा क्या होती थी, उनको ज्यादा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने का भेदभाव का यह चलन खत्म हो गया। यानी कि जैसे जैसे हमारे यहाँ आप देखिए कानून मजबूत होता चला गया, ये जाति आधारित जो आपको सजा मिलती थी वो सब आपका कम होती चली गई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकार ने इस बात की काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक शासन मनमानेपन पर आधारित है। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामले के विकास में
भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। 1870 में राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल थी। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसके मुकदमा चलाया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि अगर आपको राजद्रोह मतलब, अगर राजद्रोह का सिंपल मतलब समझिए, 1870 के टाइम में अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई चीज बोलता है, लिखता है या अपने मनमाने ढंग से काम करता है तो उसको क्या माना जाएगा? राजद्रोह माना जाएगा। और क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी और उस पर आपका मुकदमा जो है वो आपका चलाया जाएगा। ठीक। भारतीय राष्ट्रवादियों अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उनकी आलोचना करते थे। यानी कि आप किसी को बोलने नहीं दोगे, आप कुछ काम करने नहीं दोगे, आप जो बुरा करोगे आप उसका भी आलोचना नहीं करने दोगे। तो ये क्या है? ये मनमाना ढंग था अंग्रेजी शासन के समय में, अंग्रेजी हुकूमत के समय में, और जिसमें लोग आपका विरोध करते थे। ठीक है। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। संघर्ष को आप लोग देख सकते हैं, कितने आंदोलन हुए, कैसी क्रांतियां हुई, वो सब आपके संघर्ष की शुरुआती दौर थे। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो गया था। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। किसके विचार पर? न्याय के, यानी कि जस्टिस के आधार पर। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानून पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की औपचारिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश में लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले ज्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन में विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह का योगदान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कई तरह का योगदान है जो आपका दे रहे हैं। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून में संशोधन करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, आपके कुछ कानून बनते रहते हैं, नए कानून, और नए कानून बनने के बाद कुछ हमारे पुराने जो कानून में उनमें संशोधन होता है। यानी कि संशोधन का मतलब है सिंपली आपका चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस रिवाइज होता है ना कभी कभी, कि ये टॉपिक हटा दी गई, इनमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं, तो इस तरह से कानून में भी होता है। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के कानून के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। इस कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उसकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपका परिवार है, उस परिवार में बेटे को, बेटियों को और जो उनकी मां है, उन तीनों को क्या मिल सकता है? जो परिवार की संपत्ति है उस परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी एक कानून बनाया गया है। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है? निर्णय मतलब सोच विचार कैसे करते हैं कि एक इनको कानून की आवश्यकता है। ठीक है। लोग इस तरह के निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है? वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में आप अगले में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि किस तरह का ये कानून पास करते हैं, क्या चीजें। देखिए एक कानून किस तरह बनता है या बनाते हैं, यानी कि जो हमारा कानून है, जो लॉ है, वो किस तरह बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया
कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई कानून बनता है तो कोई समूह या कोई जाति के लोग खुद करते हैं कि हमको ये कानून की आवश्यकता है, उसकी आवाजें उठती हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्या के प्रति संवेदनशील हो। यानी कि अगर कोई समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके प्रति संवेदनशील हो। आप देखिए, पिछले साल जब आपका कोविड था, आप इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। जब पिछले साल कोविड था तो आपकी परीक्षाएं नहीं हुई, आपको सीधा आपके टेस्ट के आधार पर आपको प्रमोट करके आपको अगली क्लास में एंटर करा दिया गया। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये कानून में जिम्मेदारी थी सरकार की कि परीक्षा तो हो नहीं सकती, तो बच्चों को क्या हम लोग अगली क्लास में नहीं भेजेंगे? तो बोले बिल्कुल भेजेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सरकार ने कहा कि जो बच्चों के जिस तरह के रिजल्ट्स हैं उनको वेरी करते हुए आप उनको नेक्स्ट क्लास में भेज दो। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ है? बताइए। ये इवन 10th और 12th का बोर्ड भी आपका इस तरह से ही आपका मैच किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया। ये बड़ा हॉट मुद्दा है बच्चों, और आपको ध्यान देना चाहिए। घरेलू हिंसा पर मुद्दा, घरेलू हिंसा समझते हो? घर में आपके जो महिलाओं पर जो आपके मारपीट होती है, अत्याचार होता है, या घरेलू में जो झगड़ा होता है, उसके लिए सरकार किस तरह से कानून बनाती है, किस तरह से प्रोविजन बनाती है, और क्या है इसका सिस्टम। इस सिस्टम को हम देख रहे हैं। हिंसा की रोकथाम के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी, कि हम कैसे करें कि अगर घर में कोई पुरुष किसी स्त्री को पीट देता है, मार देता है, उसको यातनाएं दे रहा है, बहुत लंबे समय तक उसके साथ टॉर्चर कर रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो क्या उसको प्रोटेक्शन करने की, क्या उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है? उसको किस तरह से सेफ करें? तो ऐसे ही एक कानून आया, घरेलू हिंसा की रोकथाम। क्लियर है कि आप किसी भी घर की महिला पर आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको पीट नहीं सकते, आप उसको शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, सबसे पहले यहां से पढ़ लेते थोड़ा सा स्टोरी को। देखिए, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य है, आमतौर पर पति, इस तरह से इसको समझते हैं, क्योंकि यहां समस्या हमेशा यही रही है कि आमतौर पर पति घर की किसी औरत, यानी कि आमतौर पर अपनी पत्नी को, जो उसकी वाइफ है, के साथ मारपीट करता है। क्या करता है? मारपीट करता है। अधिकतर ये हमारे जो चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, ऐसा देखा गया है कि पुरुष महिलाओं को किसी ना किसी तरह से मारपीट करते थे, कि ये अच्छा नहीं किया, उसको आपका चांटा लगा दिया, कुछ मार दिया, समझिए, उसे चोट पहुंचाता था। यह मारपीट अथवा चोट की धमकी देता था। बोलता था ना कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं तेरे को पीट दूंगा अगर तूने ये कर दिया तो, ऐसा कर दिया तो इस तरह की चीजें बड़ी कॉमन है हमारे घरेलू परिवार समाज में थी। अब देखिए, तो सामान्यता इस घरेलू हिंसा इसे कहा जाता है। अगर कोई आपको घर में आपका पति या कोई इस तरह से आपके साथ मारपीट करता है, पति के अलावा कोई भी हो सकता है, तो आपको मारता है, चोट पहुंचाता है, मारने की धमकी देता है, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं घरेलू हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण हो सकता है। अब ऐसा है कि तुम उसको शारीरिक भी, उसके आपने शरीर से उसे मारा है, या फिर जो उसकी भावनाएं हैं आपने उनका शोषण कर लिया है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। अब देखिए, आपने उसको शरीर से मारा है, आपने उसका यौन शोषण किया है, या आपने उसके काम के बदले आपको पैसा नहीं दिया, आपने, वो भी तो आपका शोषण है। जो उसकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, जो आपकी चीजें थी, वो नहीं दिया। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा को परिभाषा ने घरेलू शब्द को समझाया और अधिक व्यापक बनाया। बताया कि घरेलू शब्द से क्या मतलब है, इसको समझाया कि है क्या। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ ही
मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। अब देखिए, यहां ध्यान देना है कि ऐसी महिला भी क्या होंगी, घरेलू हिस्से का दायरा होंगी जो आपके पुरुष के साथ मकान में रहती हूं या उसका रह चुकी हूं। ठीक है, तो वो भी क्या जाएंगी, इसके दायरे के अंदर आ जाएंगी। अब एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है, इसके साथ हम चीजों को अच्छे से आपका नरेट करके उनको जोड़कर उनको पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग देख भी सकते हैं। देखिए, अरे साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। और वो कहती है क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छा है। देखा है कि कुसुम इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले ही हमें इस कानून की जरूरत साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन के सदस्य हैं। उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है, यानी कि जो एक कानून बना है, इन लोगों ने बड़ा इसका संघर्ष किया होगा और जिस तरह से ये पास हुआ। आगे देखते हैं। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। अब देखिए, इस स्टोरी को समझिए, ये बड़ी हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है आज भी। इस तरह की चीजें, इस तरह की हिंसक घटनाएं हमारे समाज में आपको देखने के लिए मिलती हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मेरा आदमी है, आदमी का तुम समझते हो, जो उनका पति है, वो क्या करता है, मेरे को पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह नहीं बताया कि मुझे बड़ी शर्म आती है। और कह रहे कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि मेरा पति मेरे को मारता है, पीटता है और मुझे शर्म आती है बताने में, मैं कैसे बताऊं। पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, मैं कहां जाऊं। अभी ये बात महिला कर रही है कि मेरा पति मेरे को रोज मारता है, मैं किससे बताऊं, और मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है जिससे मुझे क्या मिल सके, इस चीज से छुटकारा मिल सके। दूसरा हिस्सा बता रहे हैं कि कोई बुजुर्ग महिला है, वो कह रही है कि मेरा बेटा है और मेरी बहू है, वो क्या करते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, यानी कि व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खाता भी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहते हैं कि घर से ही निकाल सकते हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग क्या कर दें, इसे घर से ही निकाल दें। तो इसमें हम दो महिलाओं का जो स्टोरी है उसको देख रहे हैं। एक है जिसका पति उसको पीट रहा है, वो परेशान है। एक दूसरी महिला है जो क्या कर रही है, उसकी बहू और उसका बेटा क्या कर रहे हैं, उसके साथ बहुत बड़ा बुरा आपका बर्ताव कर रहे हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। देखिए, महिला क्या बोल रही है, पहली वाली कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूं कि मार पिटाई बंद हो जाए। उन्होंने कहा मेरे को पुलिस के पास नहीं जाना, मैं चाहती हूं जो मेरे साथ मार पिटाई हो रही वो ना हो। ठीक। दूसरी महिला कह रही है बस मैं चाहती हूं कि मुझे घर से ना निकाला जाए। ठीक है, अभी दो महिलाएं, दोनों की कहानी हमने सुन ली और वो क्या चाहती हमने उसको पढ़ लिया। अब जिस महिला से कह रही है उसकी बात समझते हैं कि वो क्या सलाह देगी। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। कह रहे जिस तरह की ये कानून है, फौजदारी मतलब ये आपका केस है क्रिमिनल। ठीक है, उसमें तो दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। कह रहे कि इस तरह से कुछ हो जाए तो ये नहीं हो सकता, तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कानून में कुछ अलग अलग तरह के आपके प्रावधान है, आपके प्रोविजन है। आइए समझते हैं क्या है चीजें, किस तरह से। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक कानून की मांग उठ रही थी। ठीक है, अब देखिए, हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, यानी कि जो उनके साथ मारपीट हो रही है, बुरा व्यवहार या बर्ताव हो रहा है, वो उससे प्रोटेक्शन चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत में दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून होना चाहिए। 1999 में वकील, कानूनों के विद्यार्थियों और सामाजिक वैज्ञानिक के संगठन लॉयर्स क्वालिटी ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा आपका तैयार किया। इस विधेयक पर बहुत सारे लोगों को आपका पढ़ाया गया। क्या है ये विषय समझिए। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन व मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार का मामला शामिल किया जाना चाहिए। कोई आपके साथ मारपीट करता है,
कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती या किस तरह का ऐसा आपसे करता है कि आपको यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, आपको आर्थिक समस्या हो रही है, कोई मुंह से आपको मौखिक मतलब कोई आपको बुरा भरा आपको बोलता है, आपको गाली गलौज करता है इस तरह से, या भावनात्मक रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो ये सब चीजें कहाँ होनी चाहिए? घरेलू हिंसा के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल मारपीट को आपने शामिल कर लिया। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिलाओं को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। कह रहे जो महिला है उसको भी इस कानून का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक, उसे साझा मकान बददेखी से बचाया जा सकता है। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, ये हम लोगों को थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए। तो इस तरह की बातें थी। अब देखिए, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों की बैठक हुई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्द से ही जल्द संसद में पेश करना चाहिए। और ये महिलाएं कह रही हैं कि महिलाओं का जो घरेलू हिंसा है उसका एक कानून बनाना चाहिए और जल्द से जल्द उसको पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी और बात नहीं है, हमने सुझाई है। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाद सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत ही अपनी राय दे सकें। आज की तारीख में तो सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको कुछ विचार लेना है, कुछ भी लेना है, तो लोग सोशल मीडिया पर उसका कमेंट कर देते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, आप कैसे रखना चाहते हैं इस मुद्दे को, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए फिर कानून कैसे बना कि वहां पहुंच गया। संसदीय स्थायी समिति ने माननीय गण सदस्य वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। अब क्या कह रहे हैं कि बात चल रही है कि जो माननीय स्थायी समिति है वो चेक करेगी कि कानून जो बन रहा है ठीक भी है फिर ऐसा ही है। ठीक, वर्तमान विधेयक को यानी विधेयक मतलब जो कानून है उसको बदलना चाहिए। घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों को अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। यानी कि जो आपके बच्चे की आपका कस्टडी होती है, यानी कि अगर माँ बाप सेपरेशन होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उस समय में बच्चा किसके पास रहेगा, जाएगा, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं को हिंसा मुक्त परिवार के आधार की मान्यता दी गई है। यानी कि महिलाओं के साथ घर में कोई हिंसा मारपीट किस तरह का बुरा व्यवहार नहीं होगा, है तो उसके लिए कानून का प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा देश को दी गई कि घरेलू हिंसा है क्या। क्या केवल मारपीट को घरेलू हिंसा समझेंगे, या कोई व्यक्ति आपको आपके घर परिवार में रोज आपको गाली देता है, क्या वो आपका घरेलू हिंसा नहीं है? आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपकी भावनाओं को तोड़ता है, क्या वो आपका घरेलू आपकी हिंसा नहीं है? तो इन सब चीजों को इस कानून में समाहित किया गया। कौन से में? घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005। एक दीवानी कानून, दीवानी मतलब सिविल का मैटर है, इसमें आमतौर पर घर के वाद विवाद आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं, इन चीजों को इसमें आपका देखा जाता है, जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घर में हिंसा से निजात मिलेगी। यानी कि जो हिंसा हो रही है उससे क्या मिलेगी, उनको आपका मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह का कानून आपका बनाया जाएगा ताकि पता लगे कि क्या चीजें। तो आज बच्चों हमने घरेलू हिंसा अधिनियम जो आपका बना है, जो आपका विधेयक है, उसमें घरेलू हिंसा क्या है, किन किन आपका प्रवृत्तियों को आपका घरेलू हिंसा के दायरे में सरकार ने रखा है, किन संस्थाओं ने उसकी जरूरत आपकी महसूस की कि महिलाओं को घरेलू आपके हिंसा से मुक्त कराने के लिए इस प्रकार का कानून या विधि की आवश्यकता है, जिसको सरकार ने माना और संसद तक पहुंचाया। और हमारे सामने घरेलू हिंसा अधिनियम रोकथाम 2005 हमको मिला है। क्लियर है, जिसमें बहुत सारे आपके प्रोविजन यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई हैं कि अगर इस तरह से होता है तो ये आपके घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आप लोग इसको एक बार घर जाके पढ़ लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कल हम लोग सबसे पहले जुड़कर आपके डाउट्स, आपके प्रश्न, आपकी बातों को लेंगे।
बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।